हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है जी मेरी? जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ का बताइए। मैं उतनी देर पीपीटी आपकी अपलोड करता हूँ यहाँ पे। चलें, दैट्स गुड। बाकी स्टूडेंट ज्वाइन कर लें, फिर अटेंडेंस लगाते हैं, फिर जैसे ही हमारा लेक्चर अपलोड हो जाता है हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि लास्ट टाइम हमने नर्सिंग प्रोसेस के हवाले से कहाँ पहुँच गए थे, हम कहाँ तक पढ़ लिया था। सो प्लीज़ शेयर करें। जी, प्लीज़ बताइए कि लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ लिया था हमने। लास्ट लेक्चर को समराइज़ करें नर्सिंग प्रोसेस के हवाले से। फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो है वो लेके चलता हूँ जैसे ही आपका लेक्चर अपलोड हो जाता है हमारा। क्रोनोमेट्रोलॉजी के स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे, ठीक है जी। आज हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्टार्ट करने लगे हैं। ये आपके सामने प्रेजेंटेशन अभी आ जाती है। और बताएं, एग्ज़ाम्स की तैयारी की जा रही है भाई? जी, एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसी जा रही है आप लोगों की? नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी सीख ली थी, चलें अच्छी बात है। ये नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी सीख ली थी। एक्चुअल और रिस्क पढ़े थे, और आज हम जो है उसकी टाइप्स में से नेक्स्ट टू टाइप्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। पानी का को हाँ जी, लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? क्योंकि मैं अटेंडेंस लेने लगा हूँ, 4:05 हो चुके हैं। सो बताइए। टाइप्स, दो टाइप्स करनी है आज हमने। जी, लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? अच्छा जी, आवाज़ ठीक आ रही है आपको? एक दफ़ा बता दें, मैं फिर इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी, चलें जी, मैं अब स्टार्ट करते हैं जी। हमने एक्चुअल और रिस्क डायग्नोसिस पढ़ ली थी। एक्चुअल के भी मैंने आपको दो तीन नाम बताए थे, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस के भी मैंने आपको दो तीन नाम बताए थे, ठीक है।
आज हमने वेलनेस और सिंड्रोमिक नर्सिंग डायग्नोसिस पढ़नी है। अच्छा जी, चलें। सो वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस की तरफ आते हैं। आज तो माशाल्लाह 33 स्टूडेंट हो चुके हैं इस वक्त मेरे पास, और मैं अटेंडेंस ले लूँ ज़रा आप लोगों की। एक मिनट दें मुझे। तो वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस जैसे उसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये हेल्थ के अच्छे होने के बारे में बताती हैं जो वेलनेस नर्सिंग डायग्नोज हैं। और वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं तो इसका एक और नाम है, इसको हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोसिस भी कहा जाता है। ठीक है। सो बेसिकली ये हमारी क्लिनिकल जजमेंट होती है कि हम किसी को मोटिवेट करें कि वो अपनी हेल्थ को इतना इम्प्रूव कर ले कि डिजीज वगैरह जो है उससे दूर रहें, या फिर वो अपनी हेल्थ को बेहतर कर ले, प्राइमरी प्रिवेंशन की तरफ जो है वो चला जाए। तो इसको हम वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल दी हुई है, आप लोगों के सामने एक एग्जांपल दी गई है, आप लोगों के सामने एक एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल में आप देख सकते हैं फैमिली कोपिंग पोटेंशियल फॉर ग्रोथ रिलेटेड टू अनएक्सपेक्टेड वर्ड ऑफ मींस। सो आप उनको जो है प्राइमरी प्राइमरी उसके लिए जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो है वो वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस होती हैं, जैसा कि 1 मिनट दें मुझे। ठीक है, चलें नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे जो चौथी नर्सिंग डायग्नोसिस की टाइप है, जिसको हम ये कहते हैं जी सिंड्रोमिक डायग्नोसिस कहते हैं। और सिंड्रोमिक डायग्नोसिस जो है बेसिकली सिंड्रोम, जब भी सिंड्रोम की बात की जाती है तो सिंड्रोम इज ऑलवेज अबाउट अ क्लस्टर ऑफ डिजीजेस, अ क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो जब भी क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे सामने हों तो वहाँ पर हम सिंड्रोमिक नर्सिंग डायग्नोसिस जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि एक नर्सिंग डायग्नोज है क्या कहते हैं, रेप ट्रॉमा सिंड्रोमिक नर्सिंग डायग्नोसिस है। ठीक ठीक है, तो वो रेप के हवाले से जितने भी फिजिकल साइकोलॉजिकल जो भी चीज़ें उसके अंदर होती हैं वो उसको नोट करती है। तो जब भी मल्टीपल प्रॉब्लम के साथ कोई आता है तो उसके अंदर हम फिर सिंड्रोमिक नर्सिंग डायग्नोसिस इस्तेमाल करें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम। तो कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिसमें हमें नर्सिंग इंटरवेंशंस भी चाहिए होते हैं, मेडिकल इंटरवेंशंस भी चाहिए होती हैं। ठीक है। सो कोलैबोरेटिव अगर प्रॉब्लम के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप वहाँ पर ये नर्सिंग डायग्नोसिस का हवाला भी दे सकते हैं। सही है। सो एग्जांपल जैसे कि क्लाइंट एडमिटेड विद मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ निमोनिया, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम विल बी रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी। नर्सिंग इंटरवेंशन जो है उसमें हेड ऑफ बेड रिलीज कर देंगे, इनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, तो ये कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम वो होती है जिसके अंदर हमें मेडिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत होती है और नर्सिंग इंटरवेंशन की भी जरूरत होती है। तो आपकी जितनी भी ऑलमोस्ट नर्सिंग डायग्नोसिस हैं वो सब कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक पेशेंट आया, उसको ये मसला था, और एक पूरा सिनेरियो दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे इसकी कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम लिखें, तो आपने परेशान नहीं होना। तो आपने वही नर्सिंग डायग्नोसिस जो उसकी बनती होंगी वो वहाँ पे लिख देनी है। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट चलते हैं जी। हम यहाँ तक क्लियर है चीज़ें जी? यहाँ तक कोई सवाल तो पूछें। वाह, आज तो 36 स्टूडेंट हो चुके हैं क्लास में।
दैट्स रियली ग्रेट। स्टूडेंट्स हैं क्लास में जी। मैं 1 मिनट आप लोगों की दोबारा से अटेंडेंस मार्क कर लूँ, क्योंकि फिर मुझे अटेंडेंस मार्क करने में अगर आपका कुछ सवाल है तो आप उतनी देर पूछ सकते हैं। और लेट मी मार्क द अटेंडेंस। 1 2 3 मिनट दें, मैं अटेंडेंस आप लोगों की कंप्लीट कर लूँ। नेक्स्ट पेज। माशाल्लाह आज 37 लोग हैं जी हमारे पास। क्लास हरी भरी है आज। या एग्जाम का डर है, या अटेंडेंस कम होने का डर है, या फिर लेक्चर लेने को डर रहा है आज आपका। चलें जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग बुक से पढ़ रहे होंगे जी। अच्छा जी, मैं आपके ज़रा सवाल देख लूँ। ऐसा भी है जी आपके साथ, ठीक है जी, क्लियर क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एड पाई जो हम पढ़ रहे थे नर्सिंग प्रोसेस, उसमें से हम 2 चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। और जिस दिन हमारा एक दिन टेस्ट था उस दिन 40 लोग भी थे, हाँ याद है मुझे। चलें, सो प्लानिंग की तरफ चलते हैं। तो प्लान करना क्या होता है, आप लोग बताएंगे मुझे प्लानिंग का क्या मतलब होता है जब भी हम कहीं कहें कि भाई प्लानिंग। सो व्हाट डू यू थिंक कि प्लानिंग क्या होती है? जी, प्लानिंग क्या होती है जी, आप लोग मेरे से शेयर करेंगे प्लानिंग क्या होती है? जी, क्लास 38 हो गए अब। जी, प्लानिंग क्या होती है जी? प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग स्टेप्स, या फिर हमने ये चीज़ फोर्स ही करनी होती है प्लानिंग के अंदर बैठ के कि बेसिकली हम चाह क्या रहे हैं। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई है, कोई बीमार पड़ गया है, अब हमने ये प्लान करना है कि उसको हमने कैसे ठीक करना है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, गुले लाला ने यहाँ पे कहा व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, हमें नेक्स्ट क्या करना है। So third step the nursing process. This is when the nurse organizes a nursing care plan based on the nursing diagnosis. तो nursing diagnosis जो problem है उस patient की, उसको सामने रखते हुए आप उसके लिए केयर प्लान करते हैं कि आपने किस तरह से उसे केयर प्रोवाइड करनी है। नर्स एंड क्लाइंट फॉर्मुलेट गोल्स टू हेल्प द क्लाइंट विद देयर प्रॉब्लम। तो सिर्फ नर्स जो है वो अपने गोल्स नहीं बनाती है। गोल क्या होता है जी? गोल होता है कोई भी वो जगह जहाँ पे हमें जाना होता है। जैसा कि आप फुटबॉल देखते हैं, हॉकी देखते हैं, तो उसके अंदर एक गोल बना होता है कि बॉल को उस गोल में डालना है। तो बेसिकली हमने जिस जगह पे जाना है वो हमारा गोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि एक पेशेंट आपके पास फीवर के साथ आया है 100 के साथ, आपने उसे 98 पे लेके आना है, तो 98 आपका गोल होगा। तो एक्सपेक्टेड आउटकम्स आर आइडेंटिफाइड। तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होती है कि हम बेसिकली चाह क्या रहे हैं। जैसा कि एक पेशेंट है, उसको 100 फीवर है, और हम उससे चाह क्या रहे हैं, हम उससे चाह रहे हैं कि इसका जो फीवर है वो ठीक हो जाए। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड आउटकम ही है, ये हमारा गोल भी है, ठीक है। आगे आ गया जी इंटरवेंशंस। नर्सिंग ऑर्डर्स आर सिलेक्टेड टू एड द क्लाइंट रीच दीज गोल्स। तो प्लानिंग के अंदर ही आप इंटरवेंशंस भी प्लान कर लेते हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो इंटरवेंशंस की वो इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर करते हैं। तो बेसिकली प्लानिंग के अगर अंदर देखा जाए तो हम 2 चीज़ें करते हैं। नंबर 1, हम वहाँ पर प्लान करते हैं पेशेंट की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली और गोल सेट करते हैं, और
एक्सपेक्टेड आउटकम जो है उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो प्लानिंग बिगिन विद प्रायोरिटाइजिंग क्लाइंट प्रॉब्लम। अब एक पेशेंट आ गया फॉर एग्जांपल आपके साथ निमोनिया के साथ, हाँ, अब उसको फीवर भी होगा, उसको सांस भी ठीक से नहीं आ रहा होगा, और भी उसे टेंशन भी हो सकती है, हेडेक हो सकती है, चेस्ट में पेन हो सकती है, उसकी एयरवे जो है वो क्लियर नहीं हो सकती है, तो आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो जब आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ना, तो फिर होता क्या है, फिर हमें चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी पड़ती हैं। हमें ये देखना पड़ता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस क्लाइंट की कौन सी है। ठीक है, सो प्रायोरिटाइज करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें एक हमारे पास थ्योरी है जिसको मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड कहते हैं। आप में से किस किस ने मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड पहले सुनी हुई है, या फिर आप लोगों को आइडिया है कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड क्या होती है? जी, किस किस ने सुना हुआ है? सो प्रायोरिटाइजिंग में क्या करते हैं, हाई प्रायोरिटी वाली को रैंक 1 देते हैं, लो प्रायोरिटी वाली को फिर लो रैंक पे रखते हैं, और जो हाई प्रायोरिटी वाली डेफिनेटली होती है उसको आपने जो है उसको अकॉर्डिंगली डील करना होता है। और प्रायोरिटीज जो हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रायोरिटीज जो हैं वो टाइम के साथ साथ चेंज भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मे बी आज उसको 100 टेम्परेचर था और उसको सांस ठीक से नहीं आ रहा था, तो उसकी सांस ना ठीक से आना इज प्रायोरिटी। कल को उसका टेम्परेचर 104 हो जाए, बेशक सांस ठीक से नहीं आएगा, तो हमारी प्रायोरिटी उस वक्त उसका 104 टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रायोरिटीज एक पेशेंट के अंदर चेंज हो सकती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड जो है मोस्टली लोगों को पता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ जिन लोगों को नहीं आइडिया है। ये एक थ्योरी है जो कि एक मैस्लो साइंटिस्ट था उसने दिया है। वो कहता है कि हमारी कुछ ज़रूरियात होती हैं और उनकी दर्जाबंदी होती है। हम सबसे पहले अपनी बेसिक ज़रूरियात को पूरा करते हैं, उसके बाद उससे जो बड़ी ज़रूरियात होते हैं उनकी तरफ हमारी तवज्जो मबजूल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा भूखा होगा, पानी नहीं मिल रहा होगा, प्यास लगी होगी, बीमार होगा, ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रही होगी उसे, तो सबसे पहली जो उसकी प्रायोरिटी होगी ना, वो अपनी बेसिक नीड्स जो फिजियोलॉजिकल, जिनके बगैर बंदा जिंदा नहीं रह सकता, तो सबसे पहले वो उनको पूरा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद वो अपनी सेफ्टी के लिए देखेगा। उससे जो ऊपर पाई जाती हैं जो नीड्स पाई जाती हैं उनको सोशल नीड्स या लव एंड बिलोंगिंगनेस कहते हैं। अगर उसकी उसकी बेसिक नीड्स पूरी होंगी, फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी, तो वो सेफ्टी की तरफ जाएगा। जब उसकी सेफ्टी की नीड्स पूरी हो जाएंगी तो फिर वो अपने रिलेशंस बनाएगा लोगों के साथ। उसके बाद स्टीम नीड्स होती हैं। स्टीम नीड्स का मतलब अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करना, अपने आप को अच्छा समझना, अपने आप को कैपेसिटी बिल्ड करना अपनी। और एट द टॉप जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अबाउट अपनी फुल अंडरस्टैंडिंग अपने वीक पॉइंट्स की और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की, और उनसे वो लोगों को हेल्प करे, लोग दूसरों को हेल्प करे, तो इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो ये हायरार्की ऑफ नीड्स है। तो जो प्रॉब्लम बेसिक नीड्स के अंदर होगी तो वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगी, सही है। उसके बाद जो प्रॉब्लम इस सेफ्टी वाले स्फीयर में आएगी वो सेकंड प्रायोरिटी पे होगी, उसके बाद ये वाली और ये वाली। तो इस तरह से हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या नर्सिंग डायग्नोसिस हैं उनको इस तरह से प्रायोरिटाइज करेंगे। इसके अलावा एक और तरीका होता है प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करने का, उसका नाम है जी ABC। ABC जो है ये तीनों समझ लें कि हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ जाती हैं। कोई मुझे ये ABC का मतलब बता सकता है? जी, ABC का क्या मतलब होता है? जी क्लास, ABC ये बच्चों वाली ABC नहीं है, ये आप वाली ABC है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वाली ABC है। तो क्या मतलब? बिल्कुल जी, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। जी जी बिल्कुल, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन है। सो जब हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस आए या कि कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम हो कि वो इन तीनों से डील करती है, तो नंबर 1 प्रायोरिटी हम इसे देंगे, नंबर 2 प्रायोरिटी हम इसे देंगे, और नंबर 3 प्रायोरिटी हम इसको देंगे। ठीक है,
तो अगर एक पेशेंट को सांस ठीक से नहीं आ रहा और एक पेशेंट को पेन हो रही है तो डेफिनेटली आप जो सांस ठीक से नहीं आ रहा उसको कंसिडर करोगे। अच्छा, बाकी जो प्रायोरिटाइजेशन है वो बेसिकली वर्क करती है आपकी क्लिनिकल जजमेंट के ऊपर। आप अपने क्लाइंट को कितना समझते हो, आप अपने नॉलेज को कितना इस्तेमाल करते हो, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपको प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करती हैं अपने क्लाइंट की नीड को। अब आ जाते हैं जी गोल्स की तरफ। तो जब भी आप प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आपने गोल सेट करने होते हैं। तो ये दो तरह के गोल्स होते हैं हमारे पास, अगर वैसे देखा जाए तो मोस्टली तीन तरह के सॉरी गोल्स होते हैं। नंबर 1 शॉर्ट टर्म गोल्स, नंबर 2 लॉन्ग टर्म गोल्स, और नंबर 3 मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, मीडियम टर्म गोल्स। ठीक है जी, आपको आई थिंक नज़र आ रहा होगा ये जो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, इसको कहते हैं जी मीडियम टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, और तीसरे हैं जी मीडियम टर्म गोल्स। मैं एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ी सी मिस कर रहा हूँ जो कि इस वक्त मेरे माइंड से ज़रा निकल गई है, तो वो इट्स नॉट गुड कि मैं आप लोगों को गलत बता दूँ। तो लिहाजा मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोगों ने ज़रा अपनी जो ब्रूनर एंड सुधार की बुक अगर किसी के आसपास पड़ी हुई है तो प्लीज़ उसको ओपन कीजिएगा, और जिस चैप्टर में नर्सिंग प्रोसेस है उसको ओपन कीजिएगा, और वहाँ पर जो है ना इनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है कि शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं वो कितनी देर के होने चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स कितनी देर के होने चाहिए, और मीडियम टर्म गोल्स कितनी देर के होने चाहिए। बाकी जहाँ तक गोल्स बनाने की बात है तो वो इंशाल्लाह ताला जब मैं आपको नर्सिंग केयर प्लान पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि हमने गोल्स को किस तरह से डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो ये तीन बेसिक टाइप के गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म गोल्स, जो कि हम नर्सिंग केयर प्लान के अंदर बनाते हैं। इसके अलावा हमारे कोग्निटिव गोल्स होते हैं, साइकोमोटर गोल्स होते हैं, इफेक्टिव गोल्स होते हैं, लेकिन इसको हम इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट स्टिल इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोग्निटिव गोल्स वो होते हैं जो कि थिंकिंग से रिलेटेड होते हैं, अफेक्टिव गोल्स वो होते हैं जो कि एटीट्यूड से रिलेटेड होते हैं, और साइकोमोटर गोल्स वो होते हैं जो कि हमने कोई हाथ से चीज़ करनी होती है, कोई परफॉर्म करने से रिलेटेड होते हैं। लेकिन जो हमारा नर्सिंग केयर प्लान के अंदर फोकस होगा वो तीन तरह के गोल्स के ऊपर होगा, शॉर्ट, लॉन्ग और मीडियम टर्म गोल्स, जो कि मैंने ये यहाँ पे लिख दिए हैं। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंडली जो चीज़ आप है, आई होप आप में से कोई ना कोई ब्रूनर एंड सुधार की बुक में नर्सिंग प्रोसेस वाले चैप्टर के अंदर देख रहा होगा कि क्या क्या ड्यूरेशन होती है। प्लीज़ अगर ड्यूरेशन किसी को मिल जाती है शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स की तो प्लीज़ कमेंट्स के अंदर शेयर कर दे, तो मैं जो है ना बाकी क्लास के साथ शेयर कर दूंगा। इस वक्त मेरे माइंड से निकल गई है, तो इट्स नॉट गुड टू टेल, कोई गलत चीज़ बताने से बेहतर है कि मैं अभी ना बताऊं, तो आप लोग उसे देख लें। जी जी खदीजा, देख के बताएं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब हमें हमारा गोल किस तरह का होना चाहिए, ऐसे मुंह उठा के तो गोल नहीं बनाना होता ना। चलिए मैं एक गोल की पहले एग्जांपल आपसे कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, हमने पहले भी कंसिडर किया है कि एक पेशेंट को फीवर हुआ है 100, तो उसके लिए मुझे गोल बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक गोल बनाऊंगा, आपके सामने लिखा हुआ आएगा, उसको ज़रा देखिएगा। बाय द end of my shift, patient's body temperature will reduce सॉरी लिखा नहीं जा रहा इधर, एक मिनट ठहरें। अच्छा जी, बाय द एंड ऑफ माई शिफ्ट पेशेंट्स बॉडी टेम्परेचर will be 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये मैंने एक गोल बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने गोल बनाना है। तो अभी मुझे ड्यूरेशन अगर आप बता देंगे तो फिर मैं इसका बता सकूंगा कि ये जो है शॉर्ट टर्म गोल है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं श्योर हूँ कि ये शॉर्ट टर्म गोल है जो आप एक शिफ्ट के अंदर अंदर
वो अचीव कर सकते हैं, गोल एक शिफ्ट के लिए बनाते हैं, तो वो जो है शॉर्ट टर्म गोल होता है। इसी तरह से मैं इसका अगर लॉन्ग टर्म गोल बनाऊंगा तो वो मैं ये बनाऊंगा कि बाय द एंड ऑफ hospitalization, patient will be free from हाइपरथर्मिया। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, कोई बात नहीं अगर नज़र नहीं आ रहा तो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ माय शिफ्ट जो पेशेंट है मेरा वो टेम्परेचर से फ्री हो जाएगा। तो ये आपका, सॉरी, बाय द एंड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट को दोबारा से बुखार नहीं होगा। तो ये मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल बन जाएगा। तो ये जो है ना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल की एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे जब हम एनसीपी बनाएंगे अपना, ठीक है। जो इससे हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला आफ्टर योर मिड्स, तो वो मैं एनसीपी बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को, तो वो जो है उसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, गोल्स आर पेशेंट सेंटर्ड एंड स्मार्ट। तो जो आप गोल्स बनाएं वो आपके गोल्स जो हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। सो स्मार्ट किस तरह के होने चाहिए? मेरे जैसे स्मार्ट होने चाहिए, हाँ। तो खदीजा ने जी हमें बताया है शॉर्ट टर्म गोल्स आर फॉर 24 आवर्स। तो ये मैं पहले आप लोगों से शेयर कर दूं, फिर मैं आपको स्मार्टनेस के बारे में बताता हूँ कि स्मार्ट का क्या मतलब है यहाँ पे। जी, तो शॉर्ट टर्म गोल्स आर फॉर 24 आवर्स। खदीजा ने बुक से देख के बताया हमें, थैंक्स खदीजा। बाकी खदीजा बाकियों का भी बताओ। अच्छा जी, लॉन्ग टर्म गोल्स आर फॉर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स ना करो, बुक से देखा है सुमैया। ठीक है जी, ये आ गया जी, लॉन्ग टर्म गोल्स आर फॉर 12 मंथ्स। और मीडियम टर्म का क्या लिखा हुआ है जी? जी, मीडियम टर्म का क्या लिखा हुआ है? मीडियम टर्म गोल का चलें जी, ठीक है। हैं कि गोल को स्मार्ट कैसे बनाना है और गोल आपका स्मार्ट किस तरह से होना चाहिए। ठीक है जी, तो मीडियम टर्म जो है वो आप वीक्स में कह सकते हो, वीक्स वीक्स से रिलेटेड होगा। अच्छा, ये अब आपके सामने है गोल शुड बी स्मार्ट। तो ये स्मार्ट जो है ये वो वाला स्मार्ट नहीं है दुबला पतला होना। बेसिकली ये स्मार्ट एक नमूनिक है, SMART। एस का मतलब है जी स्पेसिफिक, कि आपने जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई है वो हाइपरथर्मिया की बनाई है, और आप उसका गोल ये नहीं बना सकते कि उसका सांस बेहतर हो जाएगा थोड़ी देर में। तो आपने उसका टेम्परेचर ही ठीक करना है, इसका जो नर्सिंग डायग्नोसिस का गोल बनाना है आपने। तो गोल आपका स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और आप जो सांस ठीक करने वाला गोल है वो डेफिनेटली किसी और नर्सिंग डायग्नोसिस से रिलेटेड बनाएंगे। दूसरी जो चीज़ है वो मेजरेबल होना चाहिए, वो मेजर किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं कि बाय द एंड ऑफ माई शिफ्ट पेशेंट का टेम्परेचर ठीक हो जाएगा, कितना ठीक हो जाएगा, तो ये मैयर नहीं हो पा रहा। तो मैयर करने के लिए मैं लिखूंगा कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मैं इसको ले आऊँगा टेम्परेचर को, तो ये मैयरेबल हो गया। अटेनेबल, अगली चीज़ है कि वो अटेन हो सके, उसको आप अचीव कर सको। ये ना हो कि 104 उसको टेम्परेचर और मैं उसका गोल बना दूं कि 1-1.5 घंटे तक जो है मैं इसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक कर दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो अटेनेबल होना चाहिए। अगली चीज़ है कि वो गोल रेलेवेंट होना चाहिए, जैसा कि हमने देखा कि उसके जो नर्सिंग डायग्नोसिस उसके साथ रेलेवेंट होना चाहिए। और अगली चीज़ है टाइम बाउंड होना चाहिए, कि किस टाइम तक, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर जो गोल बना के दिया था कि बाय द एंड ऑफ माई शिफ्ट जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आ जाएगा। तो वहाँ पे मुझे टाइम बाउंड किया था कि मेरी शिफ्ट के एंड तक ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ ओवर गोल इज स्मार्ट। तो हमें हमेशा स्मार्ट गोल बनाना है।
अगर हमारे गोल में से कोई भी एक चीज इसमें से मिसिंग है तो हमारा गोल जो है वो ठीक नहीं है। जी समझ आ गई इस चीज की आप लोगों को? जी क्लास, चलें। प्लानिंग एंड सिलेक्शन ऑफ इंटरवेंशन आर सिलेक्टेड एंड रिटन। इंटरवेंशन आप देखते हैं अपने गोल्स के हिसाब से। एग्रेसिव मैनेजमेंट करनी है, कितना आपने टेम्परेचर को नीचे लेकर आना है, या कितना आपने उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। स्पेसिफिक का रिपीट कर दें। स्पेसिफिक का मतलब है कि आप समझ लें कि एक जनरल गोल नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं कह दूं कि मैं इस पेशेंट को ठीक कर दूंगा, तो मेरा ठीक करने से क्या मतलब है? क्या तो मैं ठीक रहा हूँ कि ठीक कर दूंगा, लेकिन ठीक करने से मतलब क्या है? तो स्पेसिफिकली वो हमें बता रहा हो कि बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक का मतलब है यहाँ पे। चलें। So the nurse uses clinical judgment and professional knowledge to select appropriate nursing interventions that will aid the client in reaching their goal. तो फिर आप अपने सारे नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इस्तेमाल करते हुए गोल्स बनाते हैं अपने क्लाइंट के लिए, सॉरी इंटरवेंशन बनाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। इंटरवेंशन शुड बी एग्जामिन फॉर फिजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी टू क्लाइंट। तो इंटरवेंशन को देखना है कि क्या क्लाइंट के लिए जो आप इंटरवेंशन कर रहे हैं क्लाइंट उनको अफोर्ड कर सकता है, क्लाइंट के लिए वो फिजिबल है, क्लाइंट उनको पसंद करता है कि नहीं करता। इंटरवेंशन शुड बी रिटन क्लियरली एंड स्पेसिफिकली। तो इंटरवेंशन को भी आपने क्लियरली राइट करना है। चलें, इंटरवेंशन जो हैं उसकी भी आगे फर्दर तीन तीन टाइप्स हैं, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनको प्लीज़ आपने बड़े अच्छे से याद करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर मोस्टली आ जाती होती हैं। तो इंटरवेंशन की तीन टाइप्स हैं। नंबर 1 इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन हैं, डिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन हैं, और कोलैबोरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन हैं। तो इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो नर्स इनिशिएटेड नर्सिंग इंटरवेंशन भी कहलाती हैं। डिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो फिजिशियन इनिशिएटेड नर्सिंग इंटरवेंशन कहलाती हैं, और कोलैबोरेटिव जो है वो कोलैबोरेटिव ही कहलाती हैं। ठीक है जी। अब इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिकली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कोलैबोरेटिव का मतलब क्या है। वो काम जो कि आप अपनी मर्जी से खुद से कर सकते हैं, जिसके लिए किसी किस्म के डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती, उसके रिटर्न एक आप उसे कहते हैं एडवाइस जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती, प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। उसको आप इंडिपेंडेंट नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं। जैसा कि आप एक फीवर का पेशेंट है, उसमें कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं, आप 2 लीटर तक ऑक्सीजन एक पेशेंट को लगा सकते हैं। तो ये क्या है? आपकी इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन है। ठीक है। एनी एक्शन द नर्स कैन इनिशिएट विदाउट डायरेक्ट सुपरविजन। नेक्स्ट इज डिपेंडेंट। जी जी बिल्कुल, वही मैंने बताया कोल्ड स्पॉन्जिंग के बारे में। आगे आ गया डिपेंडेंट इंटरवेंशन। उसमें नर्सिंग एक्शन रिक्वायर्ड एमडी ऑर्डर्स। तो मैं इसको ऑर्डर्स नहीं कहता होता, इसको मैं कहता होता हूँ एडवाइस। ठीक है। सो दिस इज एडवाइस, दिस इज नॉट अ ऑर्डर। नेक्स्ट टाइम अगर आप भी इस्तेमाल करें तो दैट शुड बी एडवाइस, आप ऑर्डर नहीं लिखेंगे। सही है, एडवाइस। तो डॉक्टर की तो एडवाइस हो, उसके मुताबिक जब कोई काम करना हो तो डेट इज डिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है। तो आई होप नेक्स्ट आप अपना कल्चर ऑर्डर से बदलेंगे और एडवाइस पे लेकर आएंगे। हाँ, जहाँ पे फंस रहे हो ना, जहाँ पे लगे कि आपने गलती कर दी और आप फंसने वाले हैं, तो वहाँ पे ऑर्डर इस्तेमाल कर लिया करें। सही है। जैसा कि कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है, हाँ, जैसा कि कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है तो उसके लिए आपको डॉक्टर के एडवाइस की ज़रूरत है। जब वो लिखेगा तो फिर आप फिर ही उसको एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं कोलैबोरेटिव। कुछ काम जो कि हम मिलजुल के करते हैं, ठीक है, उनको कोलैबोरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशंस कहते हैं। जैसा कि नर्सिंग एक्शन परफॉर्म जॉइंटली विद अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स, जैसा कि फिजियोथेरेपी, या फिर क्या कहते हैं न्यूट्रिशनल थेरेपी है, न्यूट्रिशन की मैनेजमेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें हम मिलजुल के जो करते हैं उनको कोलैबोरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों टाइप समझ आ गई होंगी, और इसको बड़े अच्छे से याद करेंगे आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। जी क्लास, आगे समझ, चलें आगे। हाँ जी, इंट्यूबेशन जी बिल्कुल सही कह रहे हो, वो भी कोलैबोरेटिव में आ जाती है। और चलें जी, अब नेक्स्ट चलते हैं।
अच्छा जी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। सो व्हाट इज इम्प्लीमेंटेशन? इम्प्लीमेंटेशन इज द डूइंग स्टेप। तो वो जो आपने प्लानिंग की है, अब उसको एक्शन में लेके आना इज इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, तो जो इंटरवेंशन है वो पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करना इज इम्प्लीमेंटेशन। तो उन इंटरवेंशंस की आप रैशनल सोचते हैं, किस वजह से आप पेशेंट पे परफॉर्म कर रहे हैं, देन जो है आप इसे अपनी नर्सिंग इंटरवेंशन को परफॉर्म करते हैं। तो ऑलवेज हमें उसकी रैशनल का पता होना चाहिए कि हम ये पेशेंट को क्यों कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ क्या है, वो ये है कि बाज़ात हमें बहुत सारी मेडिसिन हम पेशेंट को देते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हमने ये मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है, किस तरह से एडमिनिस्टर करनी है, और किसी मेडिसिन का आपस में इंटरेक्शन तो नहीं है। हुआ क्या कि अभी मैं एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें बातचीत चल रही थी। एक मुल्तान का डॉक्टर था, उसने 2 मेडिसिन लिख दी, ठीक है। तो एक बिल्कुल हमारा न्यूली इंडक्टेड मेल हैं कोई मुल्तान के अंदर, मुझे नाम नहीं पता उनका, लेकिन वो डॉक्टर के पास चले गए और उन्होंने डॉक्टर को कहा जाके कि जी ये 2 मेडिसिन तो एक साथ दी नहीं जा सकती हैं, तो आपने क्यों लिख दी हैं? तो वो डॉक्टर भी हैरान रह गया कि हाँ जी इसको पता है कि ये 2 मेडिसिन एक साथ नहीं दी जा सकती। तो हमारी जो प्रैक्टिस है वो डेफिनेटली हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, हमारे नॉलेज को इन्वॉल्व करके होनी चाहिए। वी आर नॉट हेयर कि हम बस इंजेक्शन और मेडिसिन लगाने के लिए, ऐसा नहीं है। हम एक साइंटिफिक प्रैक्टिस करते हैं तो हमें उसकी रैशनल्स पता होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल आलिया, इसमें प्रोसीजर्स भी आते हैं, इसमें वो चीज़ें भी आती हैं जिनमें हम एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं, जैसा कि कुछ साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, दैट इज़ आल्सो कोलैबोरेटिव। बाज़ात फिजियोथेरेपी है वो हम मिलके करा देते हैं, बाज़ात न्यूट्रिशनल जो मैनेजमेंट है पेशेंट की वो भी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ हमें कोलैबोरेट करना पड़ता है, और बाकी जितने भी प्रोसीजर्स हैं जिसमें आप असिस्ट करते हैं, सर्जरीज वगैरह हैं, वो भी कोलैबोरेटिव में आ जाती हैं। जी सही है। चलें जी, अब आगे चलते हैं। कैरिंग आउट नर्सिंग इंटरवेंशंस, दिस इंक्लूड मॉनिटरिंग, टीचिंग, फर्दर असेसिंग, रिव्यूइंग, एनसीपी, इनकॉर्पोरेटिंग फिजिशियंस, क्या कहते हैं, प्रेस्क्रिप्शन या फिर उसकी एडवाइस, एंड मॉनिटरिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरवेंशन। तो जब आप चीज़ों को एक्शन में लेके आते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। जो लास्ट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा नर्सिंग प्रोसेस का, दैट इज एवेल्युएशन। एवेल्युएशन का क्या बेसिकली मतलब होता है कि आपने जो जो काम किया है, जो जो इंटरवेंशन की है, अब हमने उसको उसके ऊपर चेक लगाना है कि क्या आपकी उस इंटरवेंशन ने कोई काम भी किया है कि नहीं, आपने अपने गोल्स को अचीव किया है कि नहीं किया। तो यहाँ पर आप बेसिकली एवेल्युएशन वाले स्टेप के अंदर अपनी गोल्स को एवेल्युएट करते हैं कि अगर मैंने गोल बनाया था कि मेरी जो एक शिफ्ट है उसके एंड होने तक जो मेरे पेशेंट का फीवर है वो 98 पे आ जाएगा, क्या वो 98 पे आया है कि नहीं आया, ठीक है। अ कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट्स बिहेवियर एंड और रिस्पॉन्स टू द एस्टेब्लिश्ड आउटकम क्राइटेरिया। वो जो आउटकम क्राइटेरिया बनाया था, वो जो गोल्स बनाए थे, उनके साथ अब क्लाइंट की मौजूदा हालत को कंपेयर करना है अपनी इंटरवेंशन के बाद। तो आपने उसे स्पंजिंग की, एंटीपायरेटिक मेडिसिन दी, उसकी क्लॉथिंग वगैरह थोड़ी सी लूज कर दी, सारा कुछ कर दिया। अगर उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है तो हमारी एवेल्युएशन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी कि पेशेंट ठीक हो रहा है। कंटिन्यूस रिव्यू ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान एग्जामिन्स इफ नर्सिंग इंटरवेंशंस आर वर्किंग। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी नर्सिंग इंटरवेंशंस ने काम किया है कि नहीं किया। अगर काम नहीं किया है, पेशेंट ठीक नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमें फिर ज़रूरत महसूस होती है कि हम अपने नर्सिंग केयर प्लान को रिवाइज करें और उस पेशेंट को कोई नई इंटरवेंशंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएं। सो दैट वाज ऑल अबाउट। अच्छा जी, एवेल्युएशन एरर्स भी आ सकते हैं, फैक्टर्स दैट इम्पीड गोल अटेनमेंट। इनकम्प्लीट डाटा हो आपके पास, अगर आपने असेसमेंट ठीक से नहीं की तो उस वक्त भी आप बाज़ वक़्त गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। अनरियलिस्टिक क्लाइंट आउटकम्स, आपने 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के फीवर के साथ पेशेंट आया, आपने कहा मैं 1 घंटे में इसको ठीक कर लूँगा, तो क्या होगा? तो वो जो है एकदम से जो है वो ठीक नहीं हो सकता। तो आपके अनरियलिस्टिक क्लाइंट आउटकम्स जो हैं वो आप अटेन नहीं कर सकेंगे। नॉन स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस, कि आपके पेशेंट को फीवर है, आप उसकी इंटरवेंशन करने की बजाय आप उसको आपकी उसकी इंटरवेंशन कर रहे हैं कि पेशेंट को रिलैक्स कर दें, पेशेंट को काम कर दें, उसकी एंग्जाइटी दूर कर दें, उसको डिजीज़ का नॉलेज दे दें। तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो हैं आपकी उस नर्सिंग प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए काम नहीं करेंगी। इनएडुकेट टाइम फॉर क्लाइंट टू अचीव आउटकम्स, सही है। सो अगर आपने थोड़ा टाइम दिया है क्लाइंट को और क्लाइंट को ज़्यादा टाइम चाहिए ठीक होने के लिए, तो उस सूरत में भी आपकी एवेल्युएशन ठीक नहीं होगी। तो हमेशा इन एरर्स को निकाल देना है, और जो आपकी क्या कहते हैं,
नर्सिंग जो आपने इंटरवेंशंस की होती हैं उनको हमेशा अवेल्युएट करना है। जी, यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो मुझे बताएं। सो दैट वाज ऑल अबाउट ओवर नर्सिंग प्रोसेस। अब बेसिकली जो आपका नर्सिंग प्रोसेस में जो चीज़ें रह गई हैं, नर्सिंग प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। यहाँ पर आपने यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है नर्सिंग प्रोसेस को पढ़ना है, ये आपके एग्जाम में भी इंक्लूड होगा। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपने पढ़नी है वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको एग्जाम्स के बाद पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा एनसीपी बनाना, नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाना है, ये एक चीज़ हमारी रहती है। उसके बाद हमारा रहता है क्रिटिकल केयर मैप या कॉन्सेप्ट केयर मैप कैसे बनाना है, ये दो चीज़ें। और तीसरे नंबर पे मैं आपको एक नया नर्सिंग प्रोसेस का कॉन्सेप्ट है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने का कॉन्सेप्ट है जिसको नैंडा निक नॉक कहा जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमारी रहती हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला जैसे ही आप लोग एग्ज़ाम दे के फ्री होंगे तो वो चीज़ें फिर मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो अब हमारा जो नर्सिंग प्रोसेस वाले चैप्टर में से रह गया है वो रह गया है जी नर्सिंग केयर प्लान, इसको एनसीपी कहा जाता है। ठीक है जी। नंबर 2 कॉन्सेप्ट केयर मैप, ये रह गया जी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारी रह गई है वो है जी नैंडा निक नॉक। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको इंशाल्लाह ताला ये हम आफ्टर योर एग्जाम्स इंशाल्लाह ताला जो है इनको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, मरियम का सवाल है सर जी फ्लूइड इम्बैलेंस वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ तो वो मिड टर्म में इंक्लूड होगा। मरियम इंशाल्लाह ताला कल आपका फ्लूइड इम्बैलेंस वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा और वो मिड टर्म में इंक्लूड हो जाएगा, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ, मेरा ख्याल है कि हम पोटाशियम तक पढ़ चुके हैं, पोटाशियम के बाद हमने कैल्शियम पढ़ना है और आगे वाले इलेक्ट्रोलाइट छोटे छोटे हैं। कल 2 घंटे का लेक्चर है इंशाल्लाह ताला, कल फिनिश हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइट वाला चैप्टर। हाँ जी, तो नर्सिंग प्रोसेस के हवाले से कुछ सवाल है तो मुझे बता दें, कोई सवाल है तो बताएं, और अदरवाइज जो है फिर जी कुछ सवाल है तो फिर मुझे बता दें। नहीं, अब कल छुट्टी तो नहीं है, मुझे कॉलेज ने नहीं बताया। ना ना ना, छुट्टी नहीं है जी कल, मुझे अभी तक कोई छुट्टी की कम्युनिकेशन नहीं है और छुट्टी नहीं होगी। सही है। नहीं भाई, कल छुट्टी नहीं दे सकते क्योंकि मुझे वो चैप्टर ख़त्म करना है कल के दिन में, क्योंकि उसमें से पेपर में बहुत कुछ दिया हुआ मैंने। कल की छुट्टी मुश्किल है यार, मुश्किल है। नहीं हो, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक वो थोड़ा सा ही पढ़ा दूँ, ज़्यादा ना पढ़ाऊँ। जहाँ तक मैंने एग्ज़ाम में दिया हुआ वहाँ तक पढ़ा दूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो फिर कल जो है ना इंशाल्लाह ताला होगी क्लास तो होगी। राइट। हाँ जी, कुछ सवाल है नर्सिंग प्रोसेस के हवाले से पूछ लें और मुझे बता दें कि जिन लोगों ने पहले पढ़ा था उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, कुछ नया सीखने को मिला है, या इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ मैं मिस कर गया हूँ तो वो भी आप मेरे साथ यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। जी, तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जी अरफा, वाइवा के हवाले से गाइडलाइंस मैं कल बताऊंगा। मैं आज कैसे ले लूँ एक और क्लास, आज आपकी आगे और क्लासेस हैं और मेरी आगे अभी फर्दर मेंटल हेल्थ की क्लास है, उसके बाद एक और मेरी क्लास है, कहीं और मैंने क्लास लेनी है, तो आज तो नहीं ली जा सकती। होना तो बहुत कुछ चाहिए था, होना तो ये भी चाहिए था आप साथ साथ पढ़ते, आप लोगों ने साथ साथ पढ़ा है। अच्छा चलें, एनी हाउ मुझे अब ये बताएं, मैंने अगेन क्वेश्चन, बिल्कुल मैंने नर्सिंग प्रोसेस पढ़ाने से स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों से एंड में फीडबैक लूँगा
कि आप लोगों ने एंड में मुझे बताना है कुछ नया सीखने को मिला है, और या फिर कोई चीज़ जो मैं मिस कर गया हूँ वो आप लोगों ने मेरे से यहाँ पे शेयर करनी है, ताकि मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर सकूँ अपनी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, साथ साथ पढ़ा है भैया आप लोगों ने जी। और कोई अपने आप व्यू, अपने कमेंट्स जो हैं प्लीज़ मुझे बताते जाएं, कुछ नया सीखने को मिला है, या फिर कोई चीज़ अगर मैंने मिस कर दिया है तो वो यहाँ पर प्लीज़ मुझे बता दें, ताकि मैं उसे नेक्स्ट आपका जो एनसीपी है और सीसीएम पढ़ाना है मैंने आपको, और नेंडा निकनोक बना पढ़ाना है, उसके अंदर मैं इनकॉर्पोरेट कर दूँ। नर्सिंग प्रोसेस के करेक्टरिस्टिक्स बता दें। तो सुमैया, वो जो हमने पहले दिन बिल्कुल नर्सिंग प्रोसेस के हवाले से एक लेक्चर पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था इसी से नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन बनती है, इसी से नर्सिंग प्रोसेस की आप कह सकते हो कि इसी से नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन बनती है, यही नर्सिंग प्रोसेस के करेक्टरिस्टिक्स हैं, यही नर्सिंग प्रोसेस के फीचर्स हैं, जिसमें ये लिखा हुआ था दिस इज साइक्लिक प्रोसेस, दिस इज डायनामिक प्रोसेस, पेशेंट सेंटर्ड होता है। तो ये चीज़ें जिसमें लिखी हुई थी ना, तो वो सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं। हाँ जी आलिया, बिल्कुल ठीक आपने पढ़ा है। ये एज एविडेंस बाय एंड सेकेंडरी टू, बिल्कुल ये ऐसे इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट इसमें स्टाइल होता है इस्तेमाल करने का। कुछ लोग एज एविडेंस बाय इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सेकेंडरी टू इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो वो उससे नर्सिंग डायग्नोसिस बहुत एक आप समझ सकते हो कि लेंथी हो जाती है। तो दैट इज़ द थिंग। चलें जी, गुड हो गया। ठीक है जी, मैंने आप लोगों के कमेंट्स देख लिए हैं। चलें जी, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। तो आज आपको मैं लेवरेज थोड़ा सा ये देता हूँ कि आपकी आज क्लास जो है 5 मिनट पहले मैं आप लोगों की क्लास ख़त्म कर दूंगा। तो वो 5 मिनट में आप जितना कोई अगले पेपर का पढ़ सकते हो पढ़ लेना। कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे, और कल मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्स के हवाले से भी इंस्ट्रक्शंस दूंगा, और कुछ आप लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस है मैंने वाइवा के हवाले से भी देनी है, क्योंकि एग्जाम्स और वाइवा एक ही उसके अंदर है। जी खदीजा, आपके कमेंट्स मुझे बिल्कुल मिल रहे हैं, मैं सारों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा किसी का। अच्छा, तो कल उसकी डिस्कशन कर लेंगे। बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने एग्जाम में दिया वहाँ तक फिर मैं आपको पढ़ा दूंगा। जी नौरीन, मैं बिल्कुल आज असाइनमेंट्स की ग्रेडिंग कर दूंगा। आई वॉज वेटिंग फॉर सम स्टूडेंट्स के वो अपलोड कर दें, तो उसकी ड्यू डेट चली गई है अब। तो इंशाल्लाह ताला आज बैठ के मैं उसकी ग्रेडिंग करूंगा। ठीक है जी, चले, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए हैं। आप लोग जो बटरिंग कर रहे हैं वो भी मेरे पास पहुंच रही है। अच्छा जी, ठीक है। चलें, सो नाइस ऑफ यू। और आज हम यहीं पे एंड करते हैं अपने लेक्चर को। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, इसको भी एक दफ़ा रीडिंग दीजिएगा। बाकी अगर कुछ चीज़ अभी रह गई होगी नर्सिंग प्रोसेस में समझ आने वाली, या जिन लोगों को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं भी आई होगी, वो इंशाल्लाह ताला जब हम हैंड्स ऑन एनसीपी बनाएंगे, सीसीएम बनाएंगे, आप लोगों को मैं असाइन करूँगा कि आप अपने पेशेंट्स के ऊपर जाके जो है ये एक एनसीपी बनाएं। तो डेफिनेटली वो चीज़ें और जब हैंड से निकलेंगी, आप लोग करेंगे, तो वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जी बिल्कुल, असाइनमेंट से भी पूछेंगे, आपके सिलेबस में से भी पूछेंगे, और आपके अटेंडेंस के बारे में भी पूछेंगे। मेरे पास अटेंडेंस की परसेंटेज पड़ी हुई है, तो उस दिन मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूंगा। जिन लोगों की अटेंडेंस कम होगी उनको फिर वाइवा में थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा। सही है, चलें, यहाँ पर एंड करते हैं लेक्चर को, और मुझे अब नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी करनी है, नेक्स्ट लेक्चर लेना है, तो मैं उसके लिए लॉगिन करता हूँ। और आप लोग जो हैं अब जो बाकी माना टाइम है उसके अंदर रिलैक्स कर लें, या फिर थोड़ा बहुत पढ़ना है तो पढ़ लें। नेक्स्ट कल इंशाल्लाह ताला फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको फिर एग्जाम्स के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो दे दूंगा। चलें जी, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड लक फॉर एग्जाम्स। कल भी आपको गुड लक कर देंगे एग्जाम्स के लिए।
और यहाँ पर हम इसे जो है ना एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।